Hi, I hope you all are doing good. Welcome to Sociosphere. And today in this video, we'll be studying class 10th, chapter 1 of political science, and that is power sharing. In this chapter, we'll be studying two case studies, that is of Belgium and Sri Lanka. ये केस स्टडीज़ हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता भी है या नहीं, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या होते हैं. चलो लेट्स बिगिन. बेल्जियम. तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, और वो इतना छोटा है कि वो हरियाणा के एरिया का हाफ है. और बॉर्डर शेयरिंग की बात की जाए तो बेल्जियम अपने बॉर्डर्स फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से शेयर करता है. पॉपुलेशन की बात करते हैं कि वहाँ की रहाइश कैसी है, वहाँ के लोग कितने हैं या वहाँ की आबादी कितनी है, तो वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो हरियाणा की पॉपुलेशन का हाफ है. लगभग हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है बेल्जियम की, यानी बहुत कम है. ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स क्या है? ये कैपिटल सिटी है बेल्जियम का. अब वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं. वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं. अभी हम इस पे वापस आएंगे. लेट्स टॉक अबाउट बेल्जियम फॉर नाउ. तो बेल्जियम में क्या है कि वहाँ पे ना 3 तरह का डिवीज़न है. 59% लोग रहते हैं वहाँ पे फ्लेमिश रीजन में, और 40% लोग रहते हैं वहाँ पे वेलोनिया रीजन में. जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. इसको ऐसे समझ लो जैसे इंडिया का नॉर्थ और साउथ है, ठीक है? तो नॉर्थ को आप फ्लेमिश रीजन समझ लो, साउथ को आप वेलोनिया रीजन समझ लो. तो यहाँ पे रहते हैं 59% लोग, एंड यहाँ पे रहते हैं 40% लोग. तो यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. अब व्हाट इज़ 59 + 40 इज़ 99. सो 1% जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो जर्मन बोलते हैं. अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर रिचर एंड हैड मोर पावर. तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा रिच हैं डच स्पीकिंग पॉपुलेशन से. डच स्पीकिंग लोगों के साथ क्या होता है ना, यहाँ पे उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही होती है, क्योंकि द पीपल डिडंट गेट गुड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एज अर्ली एज द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते हैं उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, गुड एजुकेशन और इतनी सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल चुकी होती हैं, लेकिन जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं. इस वजह से दे डिड नॉट फील हैप्पी, दे फेल्ट अनहैप्पी एंड ट्रीटेड अनफेयरली. उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है. तो अब क्या होता है कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास ज़्यादा प्रिविलेज होता है, इनके पास ज़्यादा होता है, इनके पास प्रिविलेज कम होता है. तो क्या होता है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है. कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन टू ग्रुप्स इन 1950s एंड 1960s. ये आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. 1950s एंड 1960s में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. प्रॉब्लम वॉज बिगर इन ब्रूसेल्स. ब्रूसेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बेल्जियम से. यहाँ पे देखो, ब्रूसेल्स में प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी में होते हैं डच स्पीकिंग पीपल, एंड ये होते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये मेजॉरिटी में होते हैं. कन्फ्लिक्ट जब अराइज हो जाता है तो ये बताया है कि डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं बेल्जियम में, और ब्रूसेल्स में डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है, यानी कम है. मेजॉरिटी में है मतलब ज़्यादा है. अब हम इस केस को यहाँ पे पॉज करेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बेल्जियम में क्या होता है. तब तक हम श्रीलंका पे आते हैं. श्रीलंका का केस स्टडी पढ़ते हैं. तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है. आइलैंड कंट्री किसे कहते हैं? आइलैंड कंट्री वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश होता है. ऐसा देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे कहते हैं हम आइलैंड कंट्री. नियर तमिलनाडु. आपने देखा होगा, ये देखो बुक में दिखाते हैं इसको. ये है श्रीलंका. श्रीलंका तमिलनाडु के नीचे एक टीयर ड्रॉप जैसा बना है, ऐसे शेप का. श्रीलंका की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 2 करोड़, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटी के लोग रहते हैं. श्रीलंका में 2 तरह के लोग रहते हैं, सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग. जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन को, और वो 74% है. तमिल स्पीकिंग है, जो तमिल बोलते हैं वो हिंदुज़म और इस्लाम को फॉलो करते हैं. तमिल स्पीकिंग वहाँ पे 18% है, और तमिल स्पीकिंग का भी फर्दर 2 डिवीज़न है, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13%. श्रीलंकन तमिल्स वो लोग हैं जो ओरिजिनली श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं, वो कहीं इधर उधर से नहीं आए हैं, वो श्रीलंका में ही रहते थे, ठीक है.
और अगर देखा जाए श्रीलंका में कि वो कहाँ रहते थे, तो वो मेनली नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते थे। इंडियन तमिल्स कौन थे? तमिल्स हुज एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, केम फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन प्लांटेशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इंडियन तमिल्स वो होते हैं जिनके एंसेस्टर्स यानी जिनके पूर्वज माइग्रेट करके गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स की तो जहाँ मर्जी होती थी लोगों को ले जाते थे इन अ फॉर्म ऑफ लेबर के फॉर्म में काम करवाने के लिए। तो जो लोग जिनके पूर्वज इंडिया से माइग्रेट करके गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कहाँ पे? श्रीलंका में, वो थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? जो नेटिव श्रीलंका के ही थे, कहीं इधर उधर से माइग्रेट करके नहीं आए थे। दे ओरिजिनली लिव्ड इन श्रीलंका ओनली। अबाउट 7% ऑफ पीपल आर क्रिश्चियंस। वहाँ पे जो 7% की पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है, एंड उसमें दोनों लैंग्वेज स्पीकर के लोग हैं, सिन्हाला भी और तमिल्स भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो पहले मेजॉरिटेरियनिज्म का मीनिंग समझते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म होता है जहाँ पे सिर्फ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स और डिमांड्स को ही ध्यान में रखा जाता है, उनको ही फुलफ़िल किया जाता है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसको टोटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम श्रीलंका के केस में मेजॉरिटेरियनिज्म पढ़ते हैं। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। ये आप ऐसे याद रखना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उसके एक साल बाद ही श्रीलंका को मिल गई। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया। The Sinhala speaking community was the majority, so its leaders wanted more control over the government. The government adopted majoritarian policy. So देखो उसमें बेसिकली हुआ क्या, सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट जब बनी तो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स सारे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, सारे सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसी को कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, जो सिन्हाला स्पीकिंग थे उनकी ही जो नीड्स और डिमांड्स थी उनको ध्यान में रखा जाता था। अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो, अगर आप सेंटर पे सारे मिनिस्टर्स सिन्हाला स्पीकिंग बिठा दोगे तो वो ऑफकोर्स अपने लोगों के फेवर में ही फैसले लेंगे या ऑर्डर्स देंगे, कुछ भी, वो तमिल स्पीकर्स का ध्यान क्यों रखेंगे? तो यही हो रहा था केस श्रीलंका में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे रुका नहीं, मेजॉरिटेरियनिज्म यहाँ से और बढ़ा। गवर्नमेंट ने क्या किया, 1956 में सिन्हाला ओनली बिल पास होता है। सिन्हाला ओनली बिल में क्या होता है कि सिन्हाला वॉज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी ऑफिशियल नोटिसेस निकलेंगे वो सब सिन्हाला लैंग्वेज में निकलेंगे। और सीवी जो होगी आपकी, मतलब जैसे आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन डालोगे, तो वहाँ पे आप एक अपनी सीवी लगाते हो, रिज्यूम कहते हैं जिसको, तो उस पर इफ़ यू हैव रिटन कि आप सिन्हाला स्पीकिंग हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर आप तमिल स्पीकिंग हो तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि आपको वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हुई थी। तमिल लैंग्वेज वॉज इग्नोर्ड। सिन्हाला पीपल वर गिवन प्रेफरेंसेज इन गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिन्हाला, मैंने जैसे आपको बताया कि आप यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, एंड इफ़ यू हैव रिटन दैट यू आर अ सिन्हाला स्पीकिंग, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा ओवर द तमिल स्पीकिंग पीपल। ओके, तो तमिल लैंग्वेज को टोटली इग्नोर किया जा रहा था। यही होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दोगे और ये भी डेफिनेशन लिख दोगे कि वेयर a majority community gets preference over the minority and the needs of minority are declined or neglected. ओके, जहाँ पे माइनॉरिटी की नीड्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रखा जाता। कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्पेशल प्रोटेक्शन टू बुद्धिज़्म। दिस वॉज अ वेरी अनयूजुअल थिंग। अब आप खुद सोचो, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वहाँ पे ऑलरेडी जब मेजॉरिटी में है, तो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? अब आप कहोगे बुद्धिज़्म कहाँ से आया, तो मैंने आपको अभी बताया कि सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे, दे वर फॉलोइंग बुद्धिज़्म रिलीजन, एंड बुद्धिज़्म जो लोग फॉलो कर रहे थे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गवर्नमेंट ने। इंस्टीड आपको उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए जो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तमिल्स को क्या फ़ील होता है, तमिल फील करते हैं कि उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है, उनको बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, उनका जो लैंग्वेज, कल्चर, इंटरेस्ट है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। तो उनको ये लगता है कि अगर उनकी अपनी ही कंट्री में रेस्पेक्ट नहीं है तो बाहर की कंट्री के लोग उन्हें कैसे रेस्पेक्ट करेंगे। तमिल स्पीकिंग पीपल कुछ डिमांड्स रखते हैं। तमिल स्पीकिंग लोग क्या कहते हैं, उनकी पहली डिमांड क्या होती है कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ।
अगर आपने सिन्हाला स्पीकर्स की सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है तो तमिल को भी बनाओ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो एजुकेशन और जॉब्स के लिए। मोर सेल्फ गवर्नमेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग पीपल साथ में नहीं रह सकते, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना ही है तो लेट्स एंड दिस। आप जो पूरा श्रीलंका है उसको डिवाइड करो तमिल और सिन्हालास के लिए। तमिल्स अपनी ओन गवर्नमेंट बनाएंगे, सिन्हाला की आपको जैसे रूल करना है आप वैसे करो, बट तमिल्स अपनी अलग गवर्नमेंट बनाएंगे। इसको कहते हैं सेल्फ ऑटोनॉमी। वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, उनको अलग एरिया दे दो। बट नो, गवर्नमेंट रिजेक्टेड दीज डिमांड्स। ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट ये सारी डिमांड्स रिजेक्ट कर देती है। 1980 में क्या होता है, 1980 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन्हें कौन बनाता है, तमिल स्पीकिंग लोग। और वो क्यों नहीं बनाएंगे, उनके जब कल्चर को, लैंग्वेज को, सब चीज़ों को ऑप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जब उनको अपनी कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो उनको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और उन्होंने उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक डिमांड आगे रखी। वो डिमांड ये थी कि उनको एक सेपरेट तमिल ईलाम दो। अब ईलाम मतलब क्या होता है, स्टेट। ईलाम मतलब स्टेट। उनको एक सेपरेट तमिल स्टेट दो, ईस्टर्न एंड नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, विच turned into a civil war. So what is civil war? Civil war is a war which happens within the country. मतलब ऐसी वॉर जिसमें बाहर की कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं है, एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर ही जो वॉर होती है लोगों के आपस में, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, जो सिविल वॉर हुआ वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ, एंड वो कौन थे, तमिल एंड सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। थाउजेंड्स ऑफ लोग वर किल्ड। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिविल वॉर हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तमिल्स के स्पीकिंग लोग मरेंगे या सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग लोग मरेंगे, नहीं। अगर वॉर होती है तो इधर के भी लोग मारे जाते हैं, उधर के भी लोग मारे जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ तो ऐसा हुआ कि उनकी ज़मीन जायदाद, घर मकान, सब कुछ छीन लिया, और वो रेफ्यूजी बन के वहाँ पे रह रहे थे। होम्स, जॉब्स, सब कुछ छीन लिया। सिविल वॉर ने इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी बहुत ही डिग्रेड कर दी उस कंट्री की। सो फाइनली 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 1976 में एक ग्रुप बना था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलाम। ये CUET के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक गोरिल्ला ऑर्गन था, मतलब कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो वायलेंट थे, यानी कि जो मार पिटाई, मार धाड़ में विश्वास करते थे। वायलेंस से तमिल ईलाम को हासिल कर लेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या पर्पज़ था लोगों का, सेपरेट तमिल ईलाम चाहिए था उनको, एक सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब हम आते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम में। तो अब बेल्जियम में ऐसा क्या होता है कि सिविल वॉर नहीं होती है। बेल्जियम लीडर्स ने अलग पाथ्स लिए थे वहाँ पे उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जाएं। एंड लेट्स सी कि बेल्जियम में ऐसा क्या होता है। अब आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी तो ज़रूर आई होगी कि श्रीलंका में भी तो कन्फ्लिक्ट्स थे, वहाँ पे भी तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रही थी, यही केस तो बेल्जियम में था। बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, लेट्स सी। तो देखो, 1970 एंड 1993 के बीच में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। पीसफुल लिविंग प्रमोट करने के लिए हो रहे हैं, ताकि लोग शांति से रहें, पीसफुली रहें, कहीं भी लड़ाई ना हो, कुछ भी ना हो। वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ रह रही हैं पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, इसलिए वहाँ पे 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट हुआ। एंड यू हैव टू रिमेंबर द ईयर 1970 से 1993 के बीच में। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ब्रीफ में आता है एग्जाम में, ईदर इन 3 मार्क्स और इन 5। वहाँ पे बेल्जियम में ये सारे कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कैसे किए गए, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए जो सिविल वॉर नहीं हुआ या कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, यानी कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंटर पे डच स्पीकिंग जो हैं और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल नंबर में होंगे, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हम मेजॉरिटी में हैं या हम माइनॉरिटी में हैं। डिसीजंस जो होंगे इक्वली दोनों तरफ से, दोनों लोगों का टेक होगा। फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का क्या टेक है, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का क्या टेक है, कलेक्टिवली डिसीजन आएगा एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर वन कम्युनिटी।
सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या होता था ना कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे स्टेट गवर्नमेंट को भीख मांगनी पड़ती थी, हाथ फैलाना पड़ता था। छोटा सा भी काम करना है तो हमें ये दे दो, हमें फाइनेंशियल एड चाहिए, या फिर हमें ये वाली इस किसी प्रॉब्लम XYZ रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें पावर चाहिए। बट ऐसा बाद में नहीं हुआ था। सेंटर और स्टेट की पावर्स को सेपरेट कर दिया था, यानी पावर को डिवाइड कर दिया था, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को हाथ ना फैलाना पड़े। और ये पावर चाहे फाइनेंशियल पावर हो या फिर मिलिट्री पावर हो, स्टेट और सेंटर के पास अलग अलग कर दी थी। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स वेयर बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। तो हिंदी स्पीकिंग से अगर आप, जैसे कोई टोटली हिंदी स्पीकिंग है, उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, उससे आप इंग्लिश के किसी फ्रेज़ का, जैसे दिस इज़ माई कप ऑफ टी का मीनिंग पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। अगर आप हिंदी के किसी मुहावरे का मतलब टोटली इंग्लिश स्पीकिंग यानी किसी ब्रिटिश वाले से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। ऐसा ही सेम कंडीशन था वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों ने ये समझा कि डच स्पीकिंग लोग अलग है, फ्रेंच अलग है, जर्मन अलग है। वहाँ पे 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो उन्होंने तीनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की अपनी अलग अलग कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई। बट ये गवर्नमेंट ज़्यादा बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती थी। वो डिसीजन सिर्फ लैंग्वेज और एजुकेशनल और कल्चरल रिलेटेड इश्यूज़ पे ले सकते थे। ज़्यादा बड़े डिसीजंस जैसे इकोनॉमिक, टैक्सेस कैसे कंट्रोल करने हैं, ट्रेड्स कैसे कंट्रोल करने हैं, वो नहीं ले सकते थे। तो पूरी दुनिया इंस्पायर हुई बेल्जियन मॉडल से। अब यूएन क्या है? यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करती है। लेकिन जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए करती है। और जो बेल्जियन मॉडल है वो डेमोक्रेसी की एक मिसाल बना यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपियन यूनियन में इसको अडॉप्ट भी किया गया, इसके कुछ फीचर्स को अडॉप्ट किया गया, और ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल बताया जाता है फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे 2 डिफरेंट रीजंस इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 ऐसे रीज़न जो फेवर करते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब जब आप अपने किसी चीज़ से सबक लेके किसी चीज़ को सुधारते हो, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग विद बेटर आउटकम्स। तो प्रूडेंशियल रीज़न को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का कल एग्ज़ाम है एंड आप जस्ट एक रात पहले सारा सिलेबस पढ़ने बैठे हो, बट समहाउ आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल हो जाओगे कि मेरा लास्ट टाइम पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि मैं एक रात पहले पढ़ने बैठी थी, तो अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी जब से सेशन स्टार्ट होगा एंड मे बी आई विल गेट गुड मार्क्स। तो उसमें आपने सबक सीखा अपने पुराने वाले कम मार्क्स से, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। जब आप किसी चीज़ से सीख के इम्प्रूव करते हो, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि पावर शेयरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप पॉलिटिकल ऑर्डर को भी स्टेबलाइज कर सकते हो। पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबलाइज कब होगा? जब कंट्री में सिविल वॉर नहीं होगा, जब कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। जब कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, लोग खुश रहेंगे, लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, टायरनी नहीं होगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो छोटे लोगों पे यानी माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं करेगी। अगर टायरनी होगा यानी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होगी वो डोमिनेट करेगी, तो उस कंट्री में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। जो माइनॉरिटी लोग होंगे वो नेग्लेक्टेड फील करेंगे एंड दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। मॉरल रीज़न में क्या था कि मॉरल रीज़न को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पुराने ज़माने में राजा होते थे, रानी होती थी, वो किसी की भी सुनते नहीं थे, अपनी चलाते थे बस। तो पावर शेयरिंग ने हमें क्या सिखाया कि जैसे हर चीज़ की एक स्पिरिट होती है, एक सोल होती है। जैसे कि डेमोक्रेसी की सोल होती है सिटीजन्स। सिटीजन्स नहीं होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी की सोल होती है पावर शेयरिंग। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। राइट लोगों को देना चाहिए डेमोक्रेसी में कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनको कैसे रूल करो, उनके लिए कैसे रूल्स बनाओ। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर स्टेक इन अ सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि एक अच्छी गवर्नमेंट का साइन ये होता है जहाँ पे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। देखो, बहुत टाइम तक एक बिलीफ था, उस बिलीफ में ये माना जाता था कि अगर पावर किसी एक इंसान के पास या ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कुछ लोगों के पास रहेगी तो वो पावर ज़्यादा अच्छी होगी।
इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर वॉज डिस्पर्स्ड यानी कि डिवाइडेड, अगर पावर को बांट दिया गया तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। ये माना जाता था, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है, पावर डिवाइडेड इज़ पावर डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत डिले आएगा, डिसीजंस जल्दी नहीं लिए जाएंगे। वहीं अगर एक किसी इंसान के पास या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होगी तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा। लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स ऐसे हैं: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पहले पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको बिटवीन द ऑर्गन्स किया जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में आपका आता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में मेयर कुड कम, IAS कुड कम एंड प्रेसिडेंट कुड कम, जुडिशरी में आर SC, HC एंड लोअर कोर्ट्स आते हैं। पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। हर ऑर्गन होता है वो दूसरे ऑर्गन पे नज़र रखता है कि कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आता है यूनियन, स्टेट एंड दिस इज़ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में फर्दर ये सिटीज़ में होता है यानी कि अर्बन एरियाज़ में, ये होता है लोकल एरियाज़ यानी कि रूरल एरियाज़ में। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स को आप ऑपोजिशन ग्रुप्स भी कह सकते हो। ऑपोजिशन ग्रुप्स एक डेमोक्रेसी में इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सही ही है या सारी सिटीजन्स के फेवर में ही है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसी गवर्नमेंट पे चेक रखते हैं उनको अपोज कर करके। उनके जो डिसीजंस होते हैं या वो कोई ख़राब डीड कर रहे हैं, अगर वो कोई ख़राब चीज़ कर रहे हैं, कोई ख़राब डिसीजन ले रहे हैं जो लोगों के भलाई के लिए नहीं है, तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसी चीज़ों को अपोज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है पावर शेयरिंग। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर ऐसे डिवाइड की जाती है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। इनको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कहते हैं। ये सारे जो होते हैं इंडिया में सोशल ग्रुप्स में देखा जाए तो SC, ST इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जनरल कास्ट को नहीं मिलता। जो SC ST के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, यानी उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कोलिशन के थ्रू भी पावर शेयरिंग होती है। कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार, यानी कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं तो उसको कहते हैं कोलिशन। तो पहले क्या होता था कि आप अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में 10 से 20 साल पॉलिटिकल सिस्टम का देख सकते हो। उससे पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती थी। कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कांग्रेस का बहुत डोमिनेशन था। और अब ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपोज करते हैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर ख़राब रूल या लॉ बना रहा है तो। सो दिस वॉज chapter 1 of the video. Please like, share and subscribe to the channel.